Good morning, students. I hope you all are fit and fine. As you all are aware that we have started chapter number 9, types of softwares. Okay. Already I have given you the videos in which I have explained what is software, what are the types of softwares. Okay. But once again I am making this video for you all to understand the chapter in a more accurate way. So we will start one by one with each and every kind of the software. Okay. So now, first of all, the first topic is what is a software. Okay. एक software क्या होता है? तो software का मतलब होता है set of programs. जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वो जो प्रोग्राम है या वो जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है, और वो टास्क कुछ भी टास्क हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई टास्क हो सकता है, सिस्टम के अंदर कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टास्क हो सकता है. ओके. तो एनी काइंड ऑफ टास्क और कंडक्टिंग और कंट्रोलिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ओके. और सॉफ्टवेयर इन सिंपल टर्म्स हम बोलते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स. जब मल्टीपल प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कंबाइन होकर के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसी चीज को अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर. ओके. नाउ सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो एक कैटेगरी में आएगा, आपके एंटीवायरसेस दूसरे कैटेगरी में आएंगे. ऐसे ही वर्ड या एक्सेल आपके जो है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जो होते हैं वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं. ओके. सारे सॉफ्टवेयर्स को एक कैटेगरी में ना रख के उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके. तो अगर हम सॉफ्टवेयर की ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ओके. अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं, पहले हम इसको पढ़ रहे हैं. ओके. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीजें आती हैं मेनली. ओके. वो है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको कि बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर. ये ठीक है. और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं सारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स. ओके. तो चलिए सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है when set of one or more programs are designed to control the operations of the computer. ओके. कंप्यूटर के जितने भी मेन फंक्शंस होते हैं या मेन जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके. देन सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्ट करता है एज द इंटरफेस, एज द मिडिल लेवल बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. ओके. ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप ये देखिए, जब आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं या लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप कौन है? यूजर. ओके. वी आर यूजिंग द कंप्यूटर, सो वी आर कॉल्ड द यूजर. हम अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर क्या है? हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, उसके अंदर मदरबोर्ड है, उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर रैम लगी हुई है ना, उसके अंदर कैपेसिटर्स हैं. तो यानी कि वो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसके साथ ह्यूमन बीइंग कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? ओके. ह्यूमन बीइंग यानी कि हम यूजर हैं उसको कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर के साथ. सो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? हमको कुछ ना कुछ इंटरफेस चाहिए. ओके. ताकि वो उसके थ्रू, उस मिडिल वेयर की मदद से हम कम्युनिकेट कर सकें. ओके. तो इस चीज को, इस इंटरफेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. ये जो सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है? सिग्नल्स को पहुंचाता है सीपीयू से लेके उसके बाकी के पार्ट्स तक. ओके. मतलब सीपीयू के सिग्नल्स बाकी के पार्ट्स तक जो पहुंचते हैं वो किसकी मदद से पहुंचते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से. ठीक है. ऐसे ही जो करंट का जो फ्लो होता है, ओके, वो भी पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि आपने देखा है कि आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, देन माउस, ठीक है, इन सभी के जो आपके केबल्स हैं वो आप सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके. उनके जो केबल्स है डायरेक्टली हम किसी भी स्विच में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्विच में नहीं डालते. यानी कि इनको जो करंट मिलता है, जो सीपीयू के साथ जो पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं, इनको जो करंट मिलता है वो किसकी मदद से मिलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से मिलता है. ओके. सो दूसरी चीज ये कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसको स्विच ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो वो फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा जो रन होता है, जो लोड होता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम.
उसके बाद ही आप बाकी के प्रोग्राम्स को या बाकी के एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं। जैसे ही आप डेस्कटॉप देखते हैं उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द आइकन। लेकिन जो लोड हुआ फर्स्ट, जो आपका सिस्टम फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर लोड हुआ वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यही है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, जो मेन कैटेगरीज हैं वो है सिंगल यूजर, मल्टी यूजर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा और भी होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने आपको दूसरा वीडियो दिया है उसके अंदर वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कवर्ड हैं। अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, अभी हम ये 3 कैटेगरीज की बात करते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर 1 पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम, एक टाइम पे केवल एक ही बंदा काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है सिंगल यूजर। सेकंड है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है व्हेन मोर देन 1 पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम। ओके, जब एक से ज्यादा बंदे काम कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं आपके सीपीयू को, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्या फॉर्म करता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है। जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कंबाइन करके नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये नेटवर्क क्यों फॉर्म करेंगे, ताकि हम कम्युनिकेट कर सके। ओके, सो दे फॉर्म द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ही पुराने जमाने में आते थे, अभी बिल्कुल भी यूज होना बंद हो गए हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जैसे कि डॉस, विंडोज एनटी, ये थे एग्जांपल्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं, जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, देन यूनिक्स हो गया, या फिर अभी विंडोज का कोई भी वर्जन अगर आप यूज करेंगे, लेटेस्ट वर्जन्स जो भी हैं हमारे, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, नेटवेयर लाइट एंड नोवल 4.1। ये दोनों हैं जो कि नेटवर्क के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, एज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जो भी मैनेजमेंट होता है, चाहे वो प्रोसेसर मैनेजमेंट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हो, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट हो, मेमोरी का मैनेजमेंट हो, फाइल्स का मैनेजमेंट हो, वो सभी मैनेजमेंट कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी है, हार्ड डिस्क के अंदर जितनी भी फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है, जितने भी ड्राइव्स हैं यानी कि जो भी पार्टीशंस हैं उनके अंदर जो भी फाइल्स स्टोर होंगी उन सब का मैनेजमेंट कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, सीपीयू को मैनेज करने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू जो कम्युनिकेट करता है, आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना या नेटवर्क में कम्युनिकेट करना, ओके, ये सारी कम्युनिकेशन कौन देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मैंने कीबोर्ड की मदद से कोई भी इनपुट दिया, वो कंप्यूटर के अंदर गया, वो प्रोसेस हुआ और मुझे स्क्रीन पे, मॉनिटर पे जो भी आउटपुट मिलेगा, ये सारी प्रोसेसिंग कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एज आई सेड मेमोरी मैनेजमेंट, हमने जो भी इनपुट दिया है ना, उसको प्रोसेस करना है, उन सब के लिए मेमोरी यूज हो रही है, रैम यूज हो रहा है, या आपका हार्ड डिस्क, अगर हम कोई चीज स्टोर कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क यूज हो रही है। तो प्रॉपर मेमोरी को मैनेज करना, यानी कि कौन सी चीज कहाँ स्टोर होगी, मेमोरी के कौन से सेल में जाके स्टोर होगी, ये पूरी चीजें कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीज आर फ्यू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये था सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, अब हम ये पढ़ेंगे। जब हम लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करते हैं तो लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब है ट्रांसलेटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देयर आर 3 पीपल, ओके, 1 इज इंडियन, 1 इज फ्रेंच, ओके। अब फ्रांस से कोई बंदा है और एक इंडियन बंदा है। फ्रांस से जो बंदा है उसको सिर्फ फ्रेंच समझ में आती है और इंडियन जो बंदा है उसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, ओके। नाउ एक और थर्ड पर्सन है जो कि अमेरिकन बेस्ड पर्सन है, ठीक है, उसको दोनों लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, उसको हिंदी भी आती है और उसको फ्रांस वाले बंदे की जो लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच, वो भी समझ में आती है, ठीक है। अब जो इंडियन बंदा है उसको फ्रांस वाले बंदे से बात करनी है तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। तो जो एक अमेरिकन बंदा है
उसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करेंगे। ये अमेरिकन बंदा क्या करेगा, एक ट्रांसलेटर का काम करेगा। इंडियन वाला हिंदी में कुछ क्वेश्चन बोलेगा अमेरिकन को, और वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके उसको बताएगा। और उसने जो आंसर किया वो फ्रेंच में आंसर किया, और जो अमेरिकन वाला बंदा है उसने फिर उस आंसर को वापस कन्वर्ट किया हिंदी में और इंडियन मैन को बताया। ओके, तो यानी कि बेसिकली वो दोनों लैंग्वेज को जानता है और वो क्या कर रहा है, एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ ये हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज क्या होता है इसको समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होता है या हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये वो होते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन बीइंग यानी कि प्रोग्रामर्स। ओके, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं या जो कॉमन मैन होता है वो समझता है। ओके, यानी कि वो लैंग्वेज जो कि यूजर क्रिएट करने वाला बंदा है या यूजर समझ सकता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और जो कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो एक मशीन है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और ये जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 2 डिजिट्स एंड दोस 2 डिजिट्स आर 0 and 1। कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ओके, तो अब भाई हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो तो अपन अपनी लैंग्वेज में करते हैं। इवन इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। इंडियन सॉफ्टवेयर्स की बात करें अगर हम, तो हम हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, आसामी में भी लिख सकते हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं, है ना। ऐसे ही जो आपके कोई भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हम जो सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो हम जावा भी यूज कर सकते हैं, पाइथन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप काम करते हो, बट वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर को समझ में नहीं आती हैं। कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझने के लिए उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये ट्रांसलेटर का काम कौन करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। 3 हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। यही लोग क्या करते हैं, यही जो सॉफ्टवेयर हैं क्या करते हैं, ये कन्वर्जन का काम करते हैं। चलिए, तो कंपाइलर समझते हैं क्या होता है। कंपाइलर में जब अपन इनपुट देते हैं, वो इनपुट किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। ओके, ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जैसे कि जावा में फॉर एग्जांपल। तो इसको कंपाइलर क्या करेगा, इस इनपुट को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो इनपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। जिस लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो उस ओरिजिनल कोड को बोलते हैं सोर्स कोड। ये कोड जब कन्वर्ट होता है मशीन कोड में तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ओके, अब दूसरा है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में भी वही सेम चीज होती है। इनपुट हम देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, आउटपुट मिलता है लो लेवल लैंग्वेज में, माने कि मशीन लैंग्वेज में। तो ऑब्वियसली हमने जो इनपुट दिया, जो ओरिजिनल कोड दिया वो है सोर्स कोड, और ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड। ओके, बस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में सेम चीज हो रही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है। ये जो कन्वर्जन करेगा वो पूरे के पूरे कोड को एक साथ करेगा, दैट मीन्स ऑल एट वंस, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट किया। इंटरप्रेटर जो है वो जब कोड को कन्वर्ट करता है तो लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन जो होती है कोड की उसको पढ़ के उसको कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ इसका छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अगर हम कोई भी C++ का प्रोग्राम अगर हम सीखते हैं तो पूरा प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं, तो आपका जो भी एरर जनरेट होता है, यानी जो भी एरर आती है वो कैसे आती है, एक साथ पूरी एरर्स आती हैं और एरर की लाइन नंबर बताई जाती है कि इस लाइन में ये एरर है, यानी कि उसने क्या किया, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट किया। ओके, जबकि अगर हम MS वर्ड की बात करें, अगर आपने MS वर्ड के अंदर कुछ काम किया है तो जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं और कोई ऐसा वर्ड टाइप करते हैं जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, जैसे कि आप अपना नेम टाइप करते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड टाइप करते हैं, तो वहीं उसी समय वो क्या कर देता है, एक रेड अंडरलाइन देता है। रेड अंडरलाइन का मतलब ये हुआ कि वो वर्ड कंप्यूटर को समझ में नहीं आया, वो वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। ओके, यानी कि उसने क्या किया, लाइन बाय लाइन एरर को चेक किया, लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रहा है, तो वहीं जो उसको एरर मिला उसको उसने बता दिया। तो ये क्या है, इंटरप्रेटर। ओके, लास्ट वन इज असेंबलर। असेंबलर का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, अभी हमने 2 लैंग्वेजेस समझी। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब था वो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो कि ह्यूमन बीइंग्स समझ सकते हैं।
ओके, और लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। अब भाई ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब ये वो लैंग्वेज होती है जो कि हाफ अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बीइंग एंड हाफ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाता है, जो असेंबलर का काम है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ओके, इसका जो कोड होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज का, ना तो वो फुल्ली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और ना ही वो फुल्ली मशीन लैंग्वेज में होता है। एक मिड कोड होता है, मिडिल लेवल कोड, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया असेंबली लैंग्वेज। ओके, और इसका जो कन्वर्जन करेगा उस ट्रांसलेटर का नाम दे दिया असेंबलर। ओके, सो ऑल राइट, टिल नाउ वी हैव कवर्ड सॉफ्टवेयर्स के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें थी, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की।